हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड लगभग समाप्ति की ओर है। और हम कल आपसे बताए थे कि आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ 4, 6, 10 बिंदु को लिखाएंगे जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। हेडिंग डालेंगे परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में कौन आएंगे? हम लोगों ने पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग परंपरागत हेडिंग डाल लीजिए, परंपरागत ग्रह हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद लिख लेंगे 8 ग्रहों के नाम। आपको आशा करते हैं कि आज तक तो याद हो गया होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हेडिंग डालेंगे बौने ग्रह। बौने ग्रह, बौने ग्रह, बौने ग्रह। अब एक जिसको हम लोग काफी समय तक 2006 तक ग्रहों के रूप में पढ़ते थे, प्लूटो को, आज उसको किस श्रेणी में रख दिया गया है? बौने ग्रहों की श्रेणी में, यम। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। हेडिंग डालिए बौने ग्रह, उसमें लिखिए यम, कामा चेरान, कामा सेरस। यम, चेरान, सेरस। 2003 यूबी 313। बौने ग्रहों में लिख लेंगे यम, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। हेडिंग डालेंगे लघु सौरीय पिंड। लघु सौरीय पिंड, लघु सौरीय पिंड, लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौरीय या लघु सौर्य मंडलीय पिंड, लघु सौर मंडलीय पिंड, लघु सौर्य मंडलीय पिंड। उसमें आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लिए लघु सौरीय पिंड। आगे लिखेंगे धूमकेतु। धूमकेतु, धूमकेतु, कामा उपग्रह, 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 कामा अन्य छोटे ग्रह, अन्य छोटे ग्रह, अन्य छोटे ग्रह। इस तरह आप लोगों ने लिखा कि परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रहों को में आपने लिखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको परंपरागत ग्रह के नाम से जाना जाता है। बौने ग्रह में आप लोगों ने लिखा यम, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। लघु सौरीय सौर मंडलीय पिंड में आपने देखा धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे ग्रह। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे सूर्य के अलावा हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा, हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे नजदीक तारा है, तो लिखिए सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक दूसरा तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य हमारे सबसे नजदीक है पृथ्वी के, और दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला बिंदु लिखेंगे सूर्य के पश्चात, लिखिए सूर्य के पश्चात सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा साइरस
या डॉग स्टार। सूर्य के पश्चात सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार है, साइरस या डॉग स्टार है। इस तरह से ब्रह्मांड का कुछ टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में कुछ देखेंगे, लेकिन यहां नहीं पढ़ेंगे। हम उस टॉपिक को जब जल मंडल पढ़ाते हैं और उसमें ज्वार भाटा आता है तो उस समय पढ़ाते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लू मून, रेड मून, सुपर ब्लू रेड मून, इन सब के बारे में हम लोग वहीं पर चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ, और ज्वार भाटा भी साथ में पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचिएगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून, रेड मून ये सब छूट गया, वहां पर इन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज ब्रह्मांड के टॉपिक का अंतिम रहा। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, फैक्चुअल चीज मिले तो नोट भी करते रहिए, रटते रहिएगा। और आज हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी धरती माता यानी पृथ्वी के विषय में। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम दिमाग में ये आता है कि इसके आकार के विषय में। किसके विषय में? आकार के विषय में आता है। जैसा कि हम लोगों ने सुन रखा है कि विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। जैसे कुछ किताबों में मिलता है कि पृथ्वी का आकार नाशपाती के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? नाशपाती के समान है। तो कुछ में लिखा रहता है पृथ्वी का आकार सेब के समान है। तो कहीं लिखा रहता है कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच वाले हिस्से में उभरी हुई है। इस तरह से हमारी पृथ्वी अपने आकार में विशिष्ट है। और पृथ्वी के आकार को एक नाम देने के लिए हमें ज्यामिति का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? ज्यामिति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यामिति में ही भिन्न भिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और हमारी पृथ्वी के आकार को भी ज्यामिति में शामिल कर लिया गया है। और जो उसका आकार विशिष्ट है उसे नाम दिया गया है ज्वाइड। क्या नाम दिया गया है? ज्वाइड, या हिंदी में कहते हैं भू आकार। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू आकार या पृथ्व्याकार, या अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइड। और पृथ्वी के आकार के अध्ययन को जियोडेसी के अंतर्गत करते हैं। जियोडेसी के अंतर्गत करते हैं। जियोडेसी पृथ्वी के आकार के अध्ययन को पृथ्वी के आकार के अध्ययन को किसके अंतर्गत करते हैं? जियोडेसी के अंतर्गत करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? नाशपाती के समान है, न सेब के समान है। कहीं कहा जाता है ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी है। अगर उसको एक स्पष्ट नाम दिया जाए तो ज्यामिति का सहारा लिया जाता है। और हमारे भूवैज्ञानिकों ने इसे ज्वाइड नाम दिया है, हिंदी में भू आकार। तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आकार है, ज्वाइड है, जो अपने में विशिष्ट है। और पृथ्वी के आकार का अध्ययन जियोडेसी के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी के आकार का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? जियोडेसी के अंतर्गत करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? एक काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। किसके परितः घूर्णन कर रही है? काल्पनिक अक्ष, जिसे काल्पनिक घूर्णन अक्ष कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, जिसे काल्पनिक घूर्णन अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक घूर्णन अक्ष। काल्पनिक घूर्णन अक्ष के नाम से जाना जाता है। हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, जिसे काल्पनिक घूर्णन अक्ष के नाम से जाना जाता है। और यह काल्पनिक घूर्णन अक्ष पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरता है। यह काल्पनिक घूर्णन अक्ष पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरता है। और पृथ्वी की सतह पर जिन दो बिंदुओं को काटता है, पृथ्वी की सतह पर यह काल्पनिक घूर्णन अक्ष, इसको मान लेते क्या है? काल्पनिक घूर्णन अक्ष। काल्पनिक घूर्णन अक्ष। काल्पनिक घूर्णन अक्ष
पृथ्वी की सतह को, काल्पनिक घूर्णन अक्ष की विशेषता क्या है, यह पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरता है और पृथ्वी की सतह पर जिन दो बिंदुओं पर काटता है, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल के नाम से जाना जाता है, साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और हमारी पृथ्वी इस काल्पनिक घूर्णन अक्ष के परितः किधर से घूर्णन कर रही है, हम लोगों ने देखा था पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है। किधर से घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है। अगर हम बगल में खड़े होकर देखते हैं, इसके पार्श्व में खड़े होकर देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करते हुए दिखाई देती है, वेस्ट टू ईस्ट। बगल में कहीं पर भी खड़े होकर देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। लेकिन अगर ऊपर खड़े होकर देखें या नीचे से खड़े होकर देखें, उत्तरी ध्रुव पर देखें, तो हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है। और हम पता कैसे करेंगे कि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है, हम लोग सुई वाली घड़ी लेते, ग्लोब होता है, पृथ्वी यहां से तो पश्चिम से पूरब है भाई, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम है, दाएं हाथ की तरफ पूरब है। तो अगर बाएं से आए दाएं की तरफ जाए तो हम कहेंगे हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूरब। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, इस तरह से घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूरब। लेकिन ध्रुवों की तरफ से देखने, ऊंचाई से देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव पर कैसे दिखाई देगी, अगर घड़ी लगाई जाए तो हमारी घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से चलती है। हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, इस तरह से। तो उत्तरी ध्रुव से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। कैसी बात, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है। हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, उत्तरी ध्रुव से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है, और दक्षिणी ध्रुव से देखें तो क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है। कैसे घूर्णन कर रही है, क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है। उत्तरी ध्रुव से देखें तो कैसे घूम रही है, वामावर्त घूम रही है, और दक्षिणी ध्रुव से देखें तो कैसे घूम रही है, दक्षिणावर्त घूम रही है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष है वह पूरा ऊर्ध्वाधर नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, ऊर्ध्वाधर से 23.5 अंश का झुकाव लिए हुए। हमारी पृथ्वी ऊर्ध्वाधर से 23.5 अंश झुकाव लिए हुए है। ये हो गया एक्स अक्ष और यह हो गया वाई अक्ष। यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल अक्ष हो गया। और यह वर्टिकल अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गया। और ये हमारी पृथ्वी का काल्पनिक घूर्णन अक्ष हो गया। और हमारी पृथ्वी का जो काल्पनिक घूर्णन अक्ष है वह ऊर्ध्वाधर से 23.5 अंश का झुकाव लिए हुए। ऊर्ध्वाधर से कितना झुका हुआ है, 23.5 अंश झुका हुआ है। अगर क्षैतिज अक्ष से देखें तो हमारी पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष 4.66 अंश झुकाव लिए हुए है। कितना झुकाव लिए हुए हैं, 66.5 अंश झुकाव लिए। हमारी पृथ्वी का जो काल्पनिक घूर्णन अक्ष है वह ऊर्ध्वाधर से कितना झुका हुआ है, 23.5 अंश झुका हुआ है। और क्षैतिज अक्ष से कितना कोण बनाता है, 66.5 अंश का कोण बनाता है। और जहां पर यह काल्पनिक अक्ष काटता है उसे उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाले को, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और हम लोग एक सुनते हैं ध्रुव तारा। किसके बारे में सुनते हैं, ध्रुव तारे के बारे में सुनते हैं, ध्रुव
तारा, ध्रुव तारे के बारे में सुनते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, सेलेस्टियल डोम, सेलेस्टियल डोम, आकाशीय गुंबद, हिंदी में क्या कहेंगे, आकाशीय गुंबद, आकाशीय गुंबद ध्रुव तारा हो गया। अब कहा जाता है कि ध्रुव तारा केवल उत्तरी गोलार्ध से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ध्रुव तारा सीधे उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए जब वहां से प्रकाश चलता है तो दक्षिणी गोलार्ध में वह प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ध्रुव तारा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का एक काल्पनिक अक्ष है जो पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरता है, और जहां पर ऊपर की तरफ काटता उसे उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब बगल से खड़े होकर देखें तो हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है, और ध्रुवों की तरफ से देखें तो उत्तरी ध्रुव से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है, दक्षिणी ध्रुव से देखें तो क्लॉकवाइज। और हमारी पृथ्वी का जो काल्पनिक अक्ष है ऊर्ध्वाधर से 23.5 अंश झुकाव लिए हुए है, या आप कहिए कि क्षैतिज अक्ष से 66.5 अंश झुकाव लिए हुए है। ध्रुव तारा केवल उत्तरी ध्रुव से दिखाई देगा। कोई भी चीज अगर ध्रुवों की तरफ स्थित होगा सीधे ऊंचाई पर तो वह केवल और केवल एक ही गोलार्ध में दिखाई देगा। अगर उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है तो वह केवल उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देगा, या दक्षिणी गोलार्ध से स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है तो केवल दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर ध्रुव तारा ठीक उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है, इसलिए केवल उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है। और कल से हम लोग शुरू करेंगे अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो कल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टाइम डेट चेंज होता है, या अक्षांशों का क्या प्रभाव पड़ता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच क्या प्रभाव पड़ता है, या एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच क्या अंतर होता है, या इसकी कल्पना क्यों की गई। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहीं पृथ्वी पर खींची नहीं गई, ये काल्पनिक रेखाएं सिर्फ भूगोलवेत्ताओं के मस्तिष्क में खींची गई हैं या ग्लोब पर खींची गई हैं। तो इनका महत्व क्या है, अगर ये न खींची जाती तो क्या होता, और किसी के अक्षांश और देशांतर के ज्ञात होने से हमें क्या ज्ञात हो जाता है, या क्या हम अनुमान लगा लेते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच टाइम डेट कैसे चेंज होता है, दुनिया में कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, तो इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे।